शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़हीम शेयर कर रहे हैं। फ़हीम कहते हैं मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था तो मेरे चाचू का घर हम लोगों के घर से तकरीबन 1-2 महल्ले छोड़ कर ही था। तो मुझे अपने कज़न से कोई काम था तो मैं उसके पास चला गया। हम लोग इकट्ठे ही पढ़ते थे तो मैंने एक असाइनमेंट तैयार करनी थी। मैं अपने कज़न के पास चला गया। हम लोगों ने वहीं पर बैठकर असाइनमेंट तैयार की। बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 12:30 बजे का टाइम हो गया। मैंने उससे ये कहा कि अब मैं चलता हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना था। उसने कहा कि ठीक है। मैं सबसे मिला और वहाँ से बाहर निकल आया। बहुत शदीद ठंड थी, धुंध भी थी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। बस 1-2 लोग ही मुझे कहीं नज़र आए कि जो शायद कहीं से आ रहे थे या कोई और भी हो सकते हैं, उस इलाके के ही होंगे। जब मैं उनके महल्ले से बाहर निकला तो वहाँ पर एक बहुत लंबी सड़क थी। उस सड़क को क्रॉस करके फिर एक और महल्ला आता था, फिर उसके बाद हम लोगों का घर आता था। वो जो सड़क थी किसी दौर में वहाँ पर पुराने जैसे ये गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं उनके क्वार्टर्स हुआ करते थे। वो जगह काफ़ी अरसे से बंद थी, बहुत ज़्यादा पुरसरार सी वो जगह थी। टूटे फूटे क्वार्टर्स के अब भी आसार वहाँ पर मौजूद थे, यानी वो खंडरनुमा क्वार्टर अब भी नज़र आते थे। कुछ की टूटी फूटी दीवारें थी, इस तरह की वो जगह थी। मैं बड़े आराम आराम से बाइक चलाता हुआ वहाँ से गुज़र रहा था, क्योंकि एक तो ठंड ज़्यादा थी, धुंध थी, तो मैं आराम आराम से ही जा रहा था। एकदम से चलता चलता मेरा बाइक बिल्कुल बंद हो गया और मैं बिल्कुल उन क्वार्टर्स के पास था, ऑलमोस्ट उनके सामने से ही गुजर रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि मेरे बाइक को क्या हुआ है, मेरा बाइक क्यों बंद हो गया। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया कि मैं अपने बाइक को स्टार्ट कर सकूं, लेकिन मेरा बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जैसे मैंने चेक किया तो मुझे याद आया मैं जब अपने घर से निकला था तो मेरे बाइक में फ्यूल कम था। उस वक्त मैं पेट्रोल पंप के पास जा नहीं सका, मुझे जल्दी थी, तो मैंने ये सोचा था मैं वापसी पर इसमें फ़्यूल भी डलवा लूँगा तो घर टाइम से आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर देर इतनी ज़्यादा होगी। अब पेट्रोल पंप जो था वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। जैसे ही मैं बाइक से नीचे उतरा, मैंने बाइक को ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ किया कि शायद थोड़ा बहुत फ्यूल आ जाए तो मैं यहाँ से तो निकल सकूँ, क्योंकि वो बिल्कुल वीरान जगह थी। वहाँ से आबादी भी दूर थी। किसी दौर में वो जगह आबाद होती थी, लेकिन अब वो जैसे टूटे फूटे खंडरात नुमा क्वार्टर्स ही थे बस वहाँ पर। अब मुझे डर भी लग रहा था, फिर भी मैंने चलना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अजीब मंजर था। उन क्वार्टर्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े दरख्त भी थे। अब उन दरख्तों को देखकर मुझे और डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं वहाँ पर कोई मौजूद है। 2 से 3 दफ़ा जब मैं वहाँ पर चलता हुआ जा रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। अब रात के 1 बजे का टाइम था और मैं सुनसान एक सड़क के ऊपर था। वो सड़क बिल्कुल खाली थी। वो जो सड़क थी वो इतनी ख़ास, उस पर ट्रैफिक नहीं होती थी, क्योंकि वो जैसे वहाँ पर वो पुराने क्वार्टर्स होने की वजह से बस वो एक ऐसे ही एक रास्ता था कि जहाँ से दिन के टाइम अगर कोई उस तरफ जाता था तो यहाँ से लोगों का गुजरना आता था। कोई मेन ट्रैफिक वहाँ पर नहीं जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि इन टूटे हुए क्वार्टर्स में, इन खंडरात नुमा क्वार्टर्स में भला कौन रो सकता है। वो रोने की आवाज़ अब बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई भी रो रहा है उसकी आवाज़ जैसे हवा के साथ कभी दूर चली जाती है और कभी पास आने लग जाती है। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं फिर भी अपना बाइक लेकर मुसलसल तेज़ी के साथ वहाँ से चलता हुआ जा रहा था। अभी भी आधा हिस्सा ख़त्म हो चुका था और आधी सड़क रह चुकी थी।
वो रोने की आवाज़ मुसलसल मेरे साथ थी। एक से दो दफ़ा मैंने पीछे पलट कर भी देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। उनको उस जगह के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी और रोशनी साफ देखा जा सकता था उन खंडरात को, वो जो खंडरनुमा क्वार्टर्स थे। तभी एकदम से मैंने देखा कि उन क्वार्टर्स की तरफ से जैसे कुछ चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं अब उसी तरफ जा रहा था और मुझे नज़र आ रहा था वो हिस्सा सारा चलता हुआ कोई आ रहा था। और वो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है। उसके सर के बाल बहुत लंबे थे, रेड कलर का उसने लिबास पहना हुआ था, जैसे शलवार कमीज़ पहनी होती है, और चेहरा उसने छुपाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सजी संवरी कोई लड़की है। अब यहाँ पर तो आबादी थी नहीं, ना यहाँ पर करीब कोई घर थे। इन क्वार्टर्स में से इतनी रात को किसी लड़की का निकलना एक अजीब बात थी। अब मैं बिल्कुल वहाँ पर खड़ा हो गया, ना मैं आगे जा सकता था ना पीछे। बैक साइड से रोने की आवाज़ें आ रही थी और आगे मुझे वो लड़की दिखाई दी। बाकायदा मैंने अपनी आंखों से उसको देखा। वो चलती चलती आकर सड़क पर खड़ी हो गई, बिल्कुल एक कॉर्नर पर खड़ी हो गई। अब मैं 5 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर कि ये कहीं जाए। पहले मैंने सोचा मैं वापस चलता हूँ, फिर मैंने सोचा मैं फिर इतना वापस जाऊँगा और आगे उनके घर तक तो मैं पहुँच ही नहीं सकूँगा, क्योंकि वो सारा मोहल्ला मैं क्रॉस करके आगे आ चुका था। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने फिर चुपचाप वहाँ से चलना शुरू कर दिया। मैं आराम आराम से चलता हुआ। अब उसके और मेरे दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 कदमों का डिस्टेंस होगा। मैं उसके पास से गुज़रने लगा तो उसने मुझे बाकायदा बुलाया और मुझे ये कहा कि बात सुने, मेरी मदद कर दें। पहले मैंने ये सोचा कि मैं इसकी बात का जवाब नहीं दूंगा, इतने वीरानों में सिर्फ जन्नात ही हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उसने मुझे बुलाया और वो मेरे पीछे पीछे चलने लग गई, मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस दिल में अल्लाह का ज़िक्र कर रहा था। फिर उसने मुझे ये कहा, मेरी बात सुने, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे फ़लाँ जगह पर जाना है। अब जिस मोहल्ले का उसने नाम लिया वो हम लोगों का ही मोहल्ला था। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। मैंने उससे ये कहा कि ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप साथ आती जाएं। अब वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। पहले किसी चूड़ी की आवाज़ नहीं आई, किसी पायल की आवाज़ नहीं आई। एकदम से उसने चूड़ियाँ छनकानी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा चूड़ियों की छनक सुनाई दे रही थी। अब क्वार्टर्स वाला हिस्सा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। आगे से मैंने टर्न करना था तो बाकायदा एक मोहल्ला शुरू हो जाना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये रोड किसी तरह से ख़त्म हुआ। वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। जैसे ही वो सड़क ख़त्म हुई, उस वक्त तक भी वो चूड़ियों की छन छन मुझे सुनाई दे रही थी। अब जब मैंने टर्न किया, मैं उस मोहल्ले की तरफ पलटा तो वो आवाज़ आना बंद हो गई और वो जो कदमों की आहट थी वो भी बंद हो गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर भी गया कि पता नहीं अब वो क्या था क्या नहीं, वो कहाँ गई वो आवाज़। मैंने डरते डरते पीछे पलट कर देखा। वो जो औरत थी, जो मेरे साथ लड़की वो जो बनकर चलती हुई आ रही थी, वो उसी पॉइंट पर खड़ी हुई थी जहाँ से उसने मेरे साथ आना शुरू किया था। मैं वहाँ पर खड़ा होकर उसको देख सकता था। उस स्ट्रीट लाइट में उसका ड्रेस तक नज़र आ रहा था। वहाँ तक वो चलकर मेरे साथ आई और पलक झपकते वो वहाँ से कैसे पहुँच गई मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने तेज़ी के साथ अपने बाइक को लेकर मैं उस मोहल्ले में दाखिल हुआ कि शुक्र है यहाँ पर आबादी है, लोग हैं, तो मुझे डर नहीं लगेगा। एकदम से अभी मैं एक गली में ही था, उस गली में घर भी थे। उस गली से बाहर निकला तो एक चौक आया। वहाँ पर मेरा बाइक बहुत ज़्यादा भारी हो गया, इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि मेरे से वो जो बाइक था वो मैं लेके आगे जाया नहीं था जा रहा। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे बाइक को एकदम से क्या हो गया। ऐसे लग रहा था उस बाइक पर एक नहीं दो दो लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये बाइक कैसे आगे लेकर जाऊं। कोई वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं किसी से मदद मांग सकूं। ये रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावनी रात हो चुकी थी। बहुत डर भी लग रहा था मुझे। खैर जैसे कैसे करके उस बाइक को घसीट के मैं उस मोहल्ले के चौक में ही एक बिल्कुल आगे मेन सड़क थी, वहाँ पर पेट्रोल पंप था, वहाँ पर लेकर आया। उसमें मैंने फ्यूल फिल करवाया। उस बाइक को बहुत मुश्किल के साथ मैं 2-2:30 बजे लेकर अपने घर पहुँचा। जब इतनी रात को मैं घर आया, घर वाले भी परेशान थे। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल मेरा घर ही था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे बहुत सख्त बुखार था। उस वक्त तो मैंने अम्मी को ये बात नहीं बताई जो रास्ते में मेरे साथ हुआ था, बस ये बताया कि मेरा बाइक ख़राब हो गया था जिस वजह से मैं इतना लेट हो गया। वो लोग मुझे डांटने लगे कि तुम उनके घर से 12:30 बजे के निकले हुए और 2:30 बजे तुम घर आ रहे हो, तुम इतनी देर कहाँ थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बाइक ख़राब हो गया था, उस पर मुझे इतना सख्त बुखार था।
सुबह जब हुई तो बुखार और ज़्यादा तेज़ हो गया। अम्मी जब मेरे पास आई, मेरी आंखें रेड हुई हुई थी। मैंने अम्मी को सारी बात बताई। मेरी गर्दन के ऊपर इस तरह से निशान थे जैसे मेरी गर्दन को किसी ने पकड़ा है। अम्मी ने जब वो निशान देखे, वो फिंगरप्रिंट्स नज़र आ रहे थे। अम्मी ने ये कहा कि तुमने किसी से लड़ाई की है, तुम्हारी गर्दन पर निशान है। जब मैंने मिरर में देखा तो बाकायदा 3 फिंगर्स के निशान नज़र आ रहे थे। मैंने फिर अम्मी को सारी बात बताई कि मैं क्वार्टर्स वाली सड़क से आ रहा था तो मेरे साथ ये माजरा हुआ। मैंने उस मखलूक को उस वक्त तक नहीं पीछे पलट कर देखा जब तक वो मेरे पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। जब मैं उस गली में टर्न हुआ, उसकी आवाज़ें बंद हुई तो तब मैंने पीछे पलट कर देखा। फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तकरीबन दिन 11 बजे का टाइम था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म को बहुत ज़ोर से कुछ झटका सा लगा है। मैं बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, आंखें बंद करके लेटा हुआ था। मुझे अम्मी ने मेडिसिन भी दी थी नाश्ते के बाद। तो मैं लेट गया। बाकायदा मुझे इस तरह से झटका लगा जैसे मेरे बेड के ऊपर से किसी ने मुझे पूरी तरह से उठाकर उछाला है, पूरे बेड से बेड के ऊपर करके नीचे फेंका है। वो फेंकने की देर थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। घर वाले बताते हैं मैंने घर का सामान तक तोड़ना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ बदल गई। मेरी आंखें ऐसे थी जैसे मेरी आंखें फट जाएंगी। मेरे गले की रगें बिल्कुल फूल गई थीं। सब घर का सामान मैंने तोड़ा। उसके बाद मैं अपने आप को मारना चाहता था। मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे कंट्रोल किया। मैं किचन में गया, मैंने बर्तन तोड़ दिए। मैं नाइफ़ ढूंढ रहा था कि मैंने खुद को मारना, लेकिन मेरी आवाज़ बदली हुई थी। जैसे ही अम्मी ने मेरी ये हालत देखी, अब्बू घर पर थे, मेरे बड़े भाई भी थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने मुझे कंट्रोल किया। आयतुल कुर्सी पढ़कर मेरे ऊपर जब दम किया तो मैं थर थर काँपने लगे और मैं बेहोश हो गया। मुझ बेहोश को उठाकर वो लोग हम लोगों के मोहल्ले में मस्जिद थी, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर इमाम साहब ने जब दम किया, उनका ये कहना था इसके ऊपर कोई चीज़ इस वक्त सवार है, इसके जिस्म में जन्नात हैं, तो हम इसको निकाल नहीं सकते, आपको किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। उस वक्त भी मेरे जिस्म के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे मुझे बाकायदा किसी ने मार पीट की है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं था कि मुझे मारा गया है, लेकिन निशान पड़े होते थे जिस्म के ऊपर। यहाँ तक कि नेल्स के निशान भी थे मेरे हाथों के ऊपर, उनमें से ब्लड भी निकल रहा था। फिर मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया अपने 1-2 दोस्तों को। वो एक आमिल को जानते थे। उस आमिल के पास मुझे मस्जिद से उस आमिल के पास लेकर गए। उस आमिल ने जब पढ़ाई की, मुझे होश आ गया। उसने मेरे ऊपर उस मखलूक की हाज़िरी की। वो एक चुड़ैल थी, उन क्वार्टरों में ही वो रहती थी। उसने बाकायदा बताया कि ये फ़लाँ लड़का है, ये फ़लाँ मोहल्ले में रहता है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, ये इतनी रात को वहाँ से गुजर रहा था, मैं इससे मुखातिब हुई हूँ, इसके पीछे तक आई हूँ। लेकिन इसने उस वक्त तक पलट कर नहीं देखा। अगर ये पलट कर देख लेता और मेरे से हम कलाम होता तो मैं इसका दिल निकाल लेती, लेकिन इसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा है कि चलती आओ। तो जब ये उस गली में टर्न हुआ, उस गली में टर्न होते साथ मस्जिद थी, तो वहाँ तक वो जा नहीं सकती थी। तो फिर वो मेरे पीछे लग गई। उस आमिल ने मेरा बहुत इलाज किया। 3-3.5 माह मेरा इलाज होता रहा। मुझे तावीज़ पीने पड़ते थे। बकरों के जो सर कटे हुए होते हैं, इनका सदका देना होता था। हर जुमेरात को 3 काले बकरों का सर लेकर उनका सदका देना होता था, उनको वीराने में फेंकना होता था। बहुत जिद्दोजहद के बाद जाकर मैं ठीक हुआ। आज भी जब मुझे वो दिन याद आते हैं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है कि मेरा वहाँ से गुज़रना मेरे लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी मुझे डरावने ख्वाब आते हैं तो मुझे बुखार हो जाता है। लेकिन अब वो मखलूक मेरे ऊपर नहीं है, उसने मेरी जान छोड़ दी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सख्त एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं आपके चैनल की मदद से आपके लिसनर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी खंडर नुमा जगह से रात के टाइम ना गुजरें। 12 बजे के बाद खुसूसन जब ये मखलूक आज़ाद होती है, वैसे तो ये मगरिब के बाद आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इंसान उस वक्त बहुत कम हो जाते हैं, तो ये मखलूक अपना आप ज़ाहिर कर देती हैं। फिर आप किसी को ऐसी जगह पर देख लें तो वहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी ज़ैन अली शाह अटक से शेयर कर रहे हैं। ज़ैन कहते हैं आज आपके साथ 2 ख़ौफनाक कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरी अपनी आंखों देखी एक कहानी है। ये आज से 8-9 माह पहले की बात है। हम लोग 8th क्लास में थे तो
हम लोग सारे बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे थे, को एजुकेशन थी। हम लोगों को जब रोल नंबर वाइज बिठाया गया तो हर डेस्क पे दो दो स्टूडेंट्स थे। मेरे साथ जिस लड़की का रोल नंबर था उसका नेम आमना था, मेरी क्लास फेलो थी। वो मेरे से बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। बातों बातों के दौरान उसने मुझे जिन्नात की बातें करना शुरू कर दी और वो ये कह रही थी कि मेरा एक दोस्त भी है, वो किसी को नज़र नहीं आता, सिर्फ मुझे नज़र आता है। मैं अभी उससे मिलने जाऊंगी, तुम देखना मैं उससे मिलने जाऊंगी। मुझे लगा कि शायद ये वैसे मुझे डराने की कोशिश कर रही है, भला ये ऐसा क्यों करेगी। जैसे हम लोगों का नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ तो मैम जब क्लास में आई तो उसने मैम से ये कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे पास आउट दे दें। तो मैम ने उसको कहा कि ठीक है तुम जाओ। अब मैंने भी किसी तरह से बहाना बनाया और मैं क्लास से बाहर निकल गया। तो जिस तरफ वॉशरूम थे उस तरफ भी एक मैम होती थी, उनकी बाकायदा वहाँ पर ड्यूटी होती थी कि कोई भी स्टूडेंट क्लास बंक ना करे, कोई पीरियड बंक ना करे और इस तरफ आकर टाइम वेस्ट ना करें। तो मैंने बाकायदा आमना को उस तरफ जाते देखा। वो वॉशरूम की तरफ जाने के बजाय टैप्स की तरफ चली गई। उसके पास वो पास भी था, मेरे पास तो पास था नहीं। तो मैं किसी तरह से उसको देखना चाहता था। जैसे ही मैम वहाँ से स्टाफ रूम की तरफ गई तो मैं भागता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। मैंने देखा तो वो टैप के पास बैठी हुई थी और वहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे किसी से बातें कर रही है। उससे लगा होगा, मुझे लगा कि शायद इसे पता था कि मैंने इसकी ये बातें सुनी है तो मैं इसके पीछे आऊँगा। उसकी बातें बहुत मिस्टीरियस थी। एकदम से उसने टैप के ऊपर सर रख लिया, काफ़ी देर हिली जुली नहीं। मैंने जब देखा कि ये तो हिलजुल ही नहीं रही, मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। मैं उसके करीब गया, मैंने उसे 1 से 2 दफ़ा हिलाने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि आमना तुम्हें क्या हुआ है, आमना बात करो। लेकिन वो उस वक्त बेहोश थी। मैं बहुत डर गया, मैं भागता हुआ अपनी क्लास में आया। मैंने आकर ये सारी बात मैम को बताई। मैम फ़ौरन से स्टाफ रूम में गई, वहाँ पर मेल टीचर्स भी थे, उन सबको लेकर जब वॉशरूम एरिया में आई तो वहाँ पर वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसको उठाकर स्टाफ रूम में लेकर आए, प्रिंसिपल भी आ गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई, उसके पेरेंट्स को कॉल की कि जब उसके पेरेंट्स आए उनके पेरेंट्स के सामने भी मैंने सारी बातें बताई कि ये मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे जिन्नात नज़र आते हैं, मेरा दोस्त एक जिन है मेरे सामने आता है, ये वो। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने भी ये बात वहाँ पर बाकायदा कन्फेस की। वो ये कह रहे थे कि ये अपनी नानी अम्मा के घर गई थी, वहाँ से ये डर गई थी, इसको वहाँ पर कोई मखलूक नज़र आई थी। उसके बाद ये अक्सर ऐसी हरकतें करती है। अक्सर ये कहती है कि मुझे जिन्नात नज़र आते हैं, मुझे एक लड़का नज़र आता है, वो मेरे से बातें करता है, वो गायब हो जाता है। तो इस पर ये असरात हैं। उसके बाद हम लोगों के 9th क्लास में उसने बायो सब्जेक्ट्स रख लिया और हमारा कंप्यूटर साइंस था। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि हम लोगों के कैंपस से लग गए। लेकिन अपनी आंखों से मैंने उस पोजेस्ड गर्ल को देखा है जो वो बातें कर रही थी। उस हो सकता है उस वक्त उसको दौरा पड़ गया हो जो वो बेहोश हो गई थी। तो अभी भी मुझे याद आता है तो मुझे बहुत डर लगता है। इसी तरह से हम लोगों के घर एक आंटी आती हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी बताई। आंटी कहती हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी अम्मी के घर उन सबका खाना था, यानी सारी बेटियों का उन्होंने खाना बनाया हुआ था। तो आंटी कहती हैं मैं भी बच्चों को लेकर अम्मी के घर आ गई। तो जैसे मैं उधर आई तो उनके हस्बैंड की कॉल आई कि घर वापस आए। उनके जो ससुर थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो जो आंटी थी वो कहती है मैंने फ़ौरन से ऑटो लिया और मैं घर आई। जब मैं घर आई तो उतनी देर में उनके जो ससुर थे उनको हॉस्पिटल ले गए। शाम तक वो वापस भी आ गए। आंटी कहती हैं अब मैं वापस अम्मी के घर तो जा नहीं सकती थी, तो मेरे बेटे ने ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे बिरयानी खानी है। नानों के घर में बिरयानी बन रही थी तो मैंने वही बिरयानी खानी है। मैंने अम्मी को फ़ोन किया कि ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो अम्मी ने ये कहा कि मैं तुम्हारे भाई के हाथ भेज देती हूँ। तो मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, इतनी दूर वो कहाँ बिरयानी देने आएगा, मैं इसको घर में बना देती हूँ। आंटी अब ये सोच ही रही थी कि मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो आंटी कहती हैं जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया तो किचन में से इस तरह से आवाज़ें आ रही थी जैसे किचन में कोई मौजूद है। बर्तनों को छेड़ने की आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं किचन में कौन है, शायद बिल्ली ना हो। जब मैं किचन में गई तो हम लोगों की किचन शेल्फ़ के ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी और उसके ऊपर भी एक प्लेट थी, जैसे किसी चीज़ को हम लोग ढक के रखते हैं। जैसे मैंने उसको उठाया तो वहाँ पर बहुत गर्म बिरयानी की एक प्लेट पड़ी थी। बहुत अच्छी उसकी खुशबू आ रही थी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये बिरयानी कहाँ से आई है, वो भी एकदम से। फिर मैंने सोचा कि अब ये रो इतना रहा है तो मैं इसको खिला देती हूँ, बाद में फिर मैं ये पता करूँगी कि ये कहाँ से आई है। उसको मैंने खिला दी।
मैंने खुद भी टेस्ट की। उसका जायका ऐसे था कि जैसे अजीब ही टेस्ट था। ज़िंदगी में ऐसा जायका कभी नहीं हम लोगों ने पहले टेस्ट किया। आंटी ने ये बात अपने हस्बैंड से भी शेयर की, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। आंटी कहती हैं उसी रात की बात है, मैंने ख्वाब में एक औरत को देखा और वो औरत हम लोगों के किचन में खड़ी थी। आंटी कहती हैं हम लोगों को ये तो पता था कि हम लोगों का घर आज सेफ ज़दा है। अक्सर हम लोगों के घर में से हम जो खाना बनाकर किचन में रखते थे वो गायब हो जाता था, आधे से ज़्यादा कम होता था। किचन में से जो फ्रिज में खाने पीने का सामान होता था, फ्रूट्स होते थे, वो भी कम होते थे। लेकिन हम लोग इसको अपना वहम समझते थे कि शायद हमने बनाया ही इतना है कि रखा ही इतना है। तो वो औरत मुझे नज़र आई और उसने ये कहा कि हम लोग आपके घर में मुकीम जिन्नात हैं, मुस्लिम जिन्नात हैं हम लोग, तो अक्सर आपके खाने से मैं खाना लेती हूँ। आप लोगों का खाना कम हो जाता है, अक्सर मैं यहाँ से खाना लेती हूँ। तो आज जब आपका बेटा रो रहा था तो मैंने भी आपकी मदद करने के बारे में सोचा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ही वो बिरयानी आप लोगों की किचन में रखी थी। आंटी कहती हैं जब मैंने ये ख्वाब देखा मेरी आँख खुल गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे ख्याल आया कि वो प्लेट्स तो मैंने किचन में ही रखी थी, भला मैं जाकर देखती हूँ वो प्लेट्स किचन में मौजूद हैं या नहीं है, ये मेरा वहम ना हो, ये जो मुझे ख्वाब आया। आंटी कहती है मैं फ़ौरन से किचन में गई तो जिस शेल्फ पर मैंने वो प्लेट्स रखे थे वहाँ पर वो प्लेट्स नहीं थी। हम लोगों के किचन में कहीं भी वो प्लेट्स नहीं थी। वो प्लेट्स कहाँ गई, कैसे गायब हुई, मैं नहीं जानती। फिर उनको यकीन हो गया कि उनके घर में जो मखलूक है वो मुस्लिम है और उनको कोई नुकसान देने वाली नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मैं खाना जब भी बनाती थी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती थी कि वो अपना हिस्सा लेकर जाते हैं, वो बेशक ले जाएं, हमें वो कोई नुकसान नहीं देते थे। ये 2 स्टोरीज़ थी जो ज़ैन अली शाह ने अटक से शेयर की। जैसे इसी तरह से हम लोगों के भी एक रिलेटिव हैं, उनसे भी मैंने ये बात सुनी थी। उन लोगों का भी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर उन लोगों की अपनी अकोमोडेशन नहीं है, वो लोग सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। जो उनका ग्राउंड फ्लोर है उसको उन लोगों ने सेट किया हुआ है। वहाँ पर भी एक किचन था तो उन लोगों ने वहाँ पर भी फ्रिज रखा हुआ था एक स्पेयर, कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वहीं से कोई कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट निकाल कर अगर देना हो तो दे देते हैं। उस किचन को उन्होंने बाकायदा सेट नहीं किया हुआ था, बस कुछ थोड़े से बर्तन और फ्रिज वगैरह वो यूज़ कर लिया करते थे। वो बताते हैं कि जब भी हम लोग वहाँ पर फ्रूट्स, आइसक्रीम ऐसी कोई चीज़ें रखते हैं तो आधी से ज़्यादा वहाँ से गायब होती है। तो अक्सर वो अपने बच्चों पर शक करती थी कि शायद बच्चे खा पी लेते हैं, कॉलेज स्कूल से आते हैं तो खा लेते होंगे। लेकिन वो कहती हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के टाइम हम लोग आइसक्रीम लेकर आए तो हम लोगों ने वो 2 पैक लिए, एक हमने नीचे रख दिया और एक हम लोग ऊपर ले गए, जो रेगुलर हम लोगों ने खाना था। सब बच्चे सब ऊपर थे, सब ने आइसक्रीम खाई। सुबह वो कहती हैं कि जब मैं नीचे आई तो वैसे ही मैंने चेक किया कि फ्रिज पता नहीं ऑन था या नहीं, आइसक्रीम मेल्ट ना होगी हो। कहती हैं जैसे मैंने फ्रीज़र खोल कर देखा तो बाकायदा वो जो पैक था उसमें से हाफ़ आइसक्रीम गायब थी। फिर उनको यकीन हो गया कि वहाँ पर भी कोई ना दिखने वाला अनदेखा वजूद मौजूद है जो अपना आप इस तरह से ज़ाहिर करता है। वो बताती हैं अक्सर उनके वो जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, खुद ब खुद ऑफ़ हो जाती हैं। कभी दरवाज़े खुद ब खुद खुले हुए होते हैं, ये लोग लॉक करते हैं, दरवाज़े खुले हुए होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर जो रखा हुआ फर्नीचर है सम टाइम उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ड्राइंग रूम में जो डेकोरेशंस रखे हुए हैं उनकी भी जो उनकी पोजीशन है वो चेंज होती है। फिर ये लोग बहुत कम नीचे आते हैं, ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं। तो ऐसे अनदेखे वजूद बहुत से इंसानों की ज़िंदगियों में वजूद रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर मखलूक नुकसान पहुंचाने वाली हो। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मस्कन नावल की 3rd एपिसोड मैंने आज ऑन एयर की थी, उसको ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अनवर अलीगी का जो नावल है मस्कन, बहुत हॉरर नावल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने जितना भी पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो ज़रूर आप लोग उसको विज़िट करें। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है और नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का, उनको भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।